कल के लेक्चर में हमने काकतीय वंश में जो चंदेल मामा थे जिनका शासन छत्तीसगढ़ में रहा वहां तक का हमने पढ़ लिया था। अब हम आज के लेक्चर में उसके बाद जो राजा हुए उनको देखते हैं। चंदेल मामा का जब राज खत्म हुआ, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात जो दलपत देव थे, है ना, उनका शासन आया। इनका जो शासन था करीब 1734 से लेकर के 1774 के बीच में रहा। ठीक है। दलपत देव के समय ही भोसलों की दृष्टि जो है वो बस्तर रियासत पर पड़ चुकी थी और इसी वजह से जो भोसला सेनापति थे, नीलूपंत जो भोसला सेनापति थे, उन्होंने जो दलपत देव का जो क्षेत्र था वहां पर आक्रमण किया और दलपत देव के साथ उनका कड़ा मुकाबला हुआ। लेकिन इत्तेफाकन ये हुआ कि दलपत देव को इसकी सूचना मिल चुकी थी और उसने जो भोसला सेनापति थे उन्हें परास्त कर दिया। ठीक है। जब उन्हें ये पता चला कि ये लोग आक्रमण करने वाले हैं तो वो पूरी तरीके से तैयार थे और फिर उसके बाद उन्होंने पराजित किया। लेकिन उन्हें इस बात का फिर डर सताने लगा कि कहीं वे दोबारा आक्रमण न कर दे। इसी वजह से इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। ठीक है। राजधानी अब ये कहाँ ले गए? बस्तर से ये लोग जगदलपुर चले गए। तो इनके द्वारा एक प्रमुख कार्य किया गया, अपनी जो राजधानी थी उसको इन्होंने बदल दिया। ये जो समय था, मतलब जब दलपत देव को जब शासन था उसी समय जब राजधानी परिवर्तित की गई, है ना, तो जगदलपुर का विकास होने लगा। जगदलपुर जो है एक बड़े शहर के रूप में उभरने लगा और उसी के साथ साथ जो बस्तर क्षेत्र था, बस्तर जो जिला था, बस्तर जो भी मतलब क्षेत्र था, उसका जो विकास है वो रुकने लगा और धीरे धीरे करके आगे जितने भी राजा आए वो जगदलपुर में शासन करने लगे और इसी वजह से वर्तमान में जगदलपुर जो है वो ज़्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू बस्तर। ठीक है। बस्तर अभी एक मात्र छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव बन करके रह गया है, लेकिन जगदलपुर जो है वो आज बहुत बड़ा बन गया है और बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक है। तो देखिए, दलपत देव का जो शासन काल था 1774 तक चला। उसके पश्चात यहाँ पर शासन करने आए अजमेर सिंह। ठीक है। दलपत देव की जब मृत्यु हो गई तो अजमेर सिंह का शासन आया। इनका शासनकाल 1774 से 77 के बीच में चला। ठीक है। अजमेर सिंह जो था वो मतलब जब दलपत देव की जो मृत्यु हो गई तो उन्होंने बस्तर को या फिर जगदलपुर को संभाले रखा और यहाँ पे बड़ी मात्रा में अपनी सेनाओं में हल्बा जाति के जो लोग थे उनको शामिल किया। अजमेर सिंह के समय में ही इनके जो सौतेले भाई थे, ठीक है, सौतेले भाई दरियाव देव थे। इनके जो सौतेले भाई दरियाव देव थे, इन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया और इसी वजह से अजमेर सिंह और भोसलों के बीच में, ठीक है, और अंग्रेज अधिकारी जॉनसन के बीच में और जयपुर की सेना, इन चारों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। ये बात थी सन 1777 की और इसके पश्चात इसमें अजमेर सिंह की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है। इन्होंने उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा। अपने जो भाई दरियाव देव थे उनके साथ इनका घमासान युद्ध हुआ, जिसे छत्तीसगढ़ में हल्बा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध का कारण उत्तराधिकार के लिए था कि आगे के उत्तराधिकारी कौन बनेंगे, इसका नेतृत्व अजमेर सिंह ने किया था और इसमें बड़ी मात्रा में हल्बा सैनिकों को लिया गया था। या हल्बा जाति के जो लोग थे वही सैनिक बने थे और फिर उसके पश्चात जब इस युद्ध में अजमेर सिंह की मृत्यु हुई तो बहुत भारी मात्रा में हल्बा सैनिकों की भी मृत्यु हुई। उन्हें पूरी तरीके से मार दिया गया और बहुत ही ज़्यादा
मतलब खून खराबा हुआ था। ठीक है, अब देखिए अजमेर सिंह की तो मृत्यु हो गई, उसके पश्चात आए दरियाव देव। ठीक है, दरियाव देव का जो शासन था वो 1777 से लेकर के 1800 तक चलता रहा। दरियाव देव ने भोसलों को अजमेर सिंह को पराजित करने के लिए, मतलब दरियाव देव ने भोसलों का साथ दिया था अजमेर सिंह को पराजित करने के लिए, क्योंकि ये इसका सौतेला भाई था और इसे इस बात की बहुत जलन रहती थी कि ये जो अजमेर सिंह है वह राजा बना है, तो ये स्वयं राजा बनना चाहता था। जब इसने भोसलों के साथ मित्रता कर ली और अजमेर सिंह को जब इसने पराजित किया तो उसके पश्चात इसे इसकी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके समय में कोटपाड़ की संधि हुई जो 6 अप्रैल 1778 को हुई थी। ठीक है, ये जो संधि थी कोटपाड़ की संधि थी, इसके तहत इसने भोसलों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, और कोटपाड़ की संधि के तहत जो बस्तर रियासत है वो पहली बार रतनपुर के अंतर्गत शामिल हो गया। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि किस राजा के समय में बस्तर रियासत जो है वो रतनपुर के अधीन हो गया या भोसलों के अधीन हो गया। तो वो राजा थे दरियाव देव, जिनके समय में जो बस्तर रियासत है वो भोसलों के अधीन हो गया था या रतनपुर के अधीन सम्मिलित हो गया था। रतनपुर ये रहा भोसलों का। जब 1741 में अंतिम कलचुरी राजा, ठीक है, अंतिम कलचुरी राजा रघुनाथ सिंह के समय भोसला सेनापति भास्कर पंत ने जब आक्रमण किया था तो उसके पश्चात कलचुरी वंश समाप्त हो गया। अंतिम राजा मोनिंग देव थे। तो यहाँ पर इस समय में, ठीक है, मतलब 1741 से यहाँ पे भोसलों का शासन चल रहा था और इस तरफ पैदली बस्तर रियासत में शासन चल ही रहा था। लेकिन मैंने कल बताया था कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बस्तर रियासत पूरी तरीके से अलग थी। ये छत्तीसगढ़ का कोई हिस्सा नहीं था, ये अपना एक स्वतंत्र रियासत था। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर दरियाव देव ने जब कोटपाड़ की संधि की तो उन्होंने भोसलों की अधीनता स्वीकार की और इसी अधीनता की वजह से इन्होंने 59,000 टकोली या इसे कहते हैं कर, ठीक है, कर के रूप में प्रतिवर्ष देना इन्होंने स्वीकार किया। अच्छा देखिए, दरियाव देव ने तो 59,000 टकोली देना स्वीकार किया, लेकिन इसके पहले जो दलपत देव थे, राजा दलपत देव थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वप्रथम कर व्यवस्था लाई थी। ठीक है, ये क्या करते थे, नमक, है ना, और गुड़, ये सब कुछ कुछ खाने की जो चीजें थी इस पर ये कर लगाने लगे थे। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर नमक खरीदने जाता है तो वह टैक्स भी चुकाता था और उस टैक्स का जो मतलब वो जो टैक्स है वो किसके खाते में जाता था, दलपत देव के जो राजकोष था उसमें जाता था ये। ठीक है, तो देखिए 1778 में कोटपाड़ की संधि हुई और इसी समय 1795 की बात है ये, 1795 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज यूरोपीय यात्री, ठीक है, इनका नाम था कैप्टन ब्लंट। ये क्या किए, 1795 में ये बस्तर रियासत का भ्रमण करने आए। ये देखना चाहते थे कि बस्तर रियासत क्या है, कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। लेकिन उस समय 1795 में ये केवल बस्तर के समीपवर्ती क्षेत्रों की ही यात्रा कर पाए। ठीक है, जैसे ये कांकेर तक भी प्रवेश कर पाई है, तो इसके पश्चात जो अंदर का जो एरिया यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाए, इसका वजह ये था कि यहाँ पर जो सैन्य व्यवस्था थी वो बहुत अधिक व्यवस्थित थी। ठीक है, अंदर प्रवेश कर पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि उस समय तो और भी एकदम घना जंगल था, जाने आने के रास्ते भी बहुत ब्लॉक रहते थे। तो इसी वजह से जो कैप्टन ब्लंट थे, है ना, ये केवल बस्तर के समीपवर्ती क्षेत्रों की यात्रा कर पाए थे। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कैप्टन ब्लंट जो थे या किस राजा के शासनकाल में ये बस्तर के समीपवर्ती क्षेत्रों की यात्रा किए, या बस्तर रियासत में प्रवेश करने वाले या बस्तर रियासत के समीपवर्ती क्षेत्रों की यात्रा करने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री कौन है।
ठीक है, तो ये कई बार पूछा जा चुका है कैप्टन ब्लंट के बारे में। दरियाव देव के शासन के समय ही यहाँ पर आप जब बीजापुर को देखते हो तो यहाँ पर बीजापुर में भोपालपट्टनम नामक जगह है। तो इस भोपालपट्टनम नामक जगह पर दरियाव देव के समय में भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था। ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था। इसके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि ये 1795 के बीच में ही हुआ था। ठीक है, जब दरियाव देव की मृत्यु हो गई तो उनके उत्तराधिकारी, उनके जो बड़े पुत्र थे, है ना, महीपाल, उनका शासन आया और उन्होंने जगदलपुर पर शासन किया या बस्तर रियासत पर इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो दरियाव देव के पश्चात जो राजा हुए वे थे महीपाल, जो दरियाव देव के बड़े पुत्र थे। महीपाल इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। चूंकि दरियाव देव ने भोसलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इन्होंने 59,000 की टकोली देना स्वीकार कर लिया था, तो इसी वजह से जो बस्तर रियासत है उस पर जो टकोली का कर्ज है वो बहुत अधिक बढ़ चुका था। तो महीपाल ने इसी वजह से भोसलों को टकोली देना बंद कर दिया। ठीक है, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो भोसला राजा थे, है ना, या मराठा शासक जो रतनपुर रियासत पर अपना कब्जा करके बैठे हुए थे, वेंकाजी भोसले, उन्होंने अपने सेनापति रामचंद्र बाग के नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण किया। ठीक है, जब रामचंद्र बाग ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उस समय ऐसा हुआ कि इन्हें बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया उन्होंने। महीपाल जो है वो कहीं का नहीं रहा, हर चीज ये हार कर बैठ चुका था। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य फिर से एक संधि हुई। तो रामचंद्र बाग के नेतृत्व में जब वेंकोजी भोसले ने आक्रमण करवाया, अपने सेनापति के नेतृत्व में इन्होंने आक्रमण करवाया, तो महीपाल जो बुरी तरीके से पराजित हो गया। और इसी पराजय के पश्चात इन दोनों के मध्य में, मतलब भोसलाओं के मध्य में और काकतीय राजाओं के मध्य में एक संधि हुई। इस संधि के तहत जो सिहावा परगना था, ठीक है, सिहावा परगना महीपाल ने किनको दे दिया? भोसलों को दे दिया। ठीक है, अब देखिए महीपाल का जो कार्यकाल था वो 1800 से लेकर के 1842 के बीच में रहा। ठीक है, जो कि 1818 से लेकर के 1830 तक छत्तीसगढ़ में ये जो रतनपुर रियासत है, यहाँ पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। इसको हम जब कलचुरियों का जब शासनकाल देखेंगे तो उसमें हम इसको कवर करेंगे कि कैसे कैसे उनका शासनकाल चला और उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए या परिवर्तन किए। तो देखिए 1800 लेकर के 1842 का जो समय था, उस समय भोसले जो थे छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे अंग्रेजों के प्रतिनिधियों के रूप में। मतलब अंग्रेज जो थे प्रमुख राजा थे, लेकिन वो अपने प्रतिनिधि बिठा करके कहाँ रखे थे? रतनपुर में रखे थे। ठीक है, अब देखिए जो संधि हुई है ना, इस संधि के तहत क्या हुआ? सिहावा परगना उनको देना पड़ा, लेकिन इन्हें अधीनता में स्वीकार करनी पड़ी। तो महीपाल ऐसे प्रथम राजा थे जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, और महीपाल के समय में ही 1825 में परलकोट का विद्रोह हुआ। परलकोट के विद्रोह को आज भी इतिहास में जाना जाता है, क्योंकि यह जो विद्रोह था बहुत ही खतरनाक विद्रोह था और महीपाल के समय में हुआ था। इस जो विद्रोह है उसके नेता गेन सिंह थे, जो यहाँ के जमींदार थे। उस समय काकतीय वंशियों के समय में भी जमींदारी प्रथा या परगना प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। परगना तो खैर बाद में आया, जब कलचुरियों का शासन आया तो गढ़ व्यवस्था लागू हुई, जब भोसले आए तो परगना व्यवस्था लागू हुई। परगनों का फिर से चेंज हुआ, मतलब परगनों की संख्या कम ज्यादा होती रही। जैसे एगेन्यू ने परगनों की संख्या जो है 9 कर दी थी, लेकिन जब भोसलों का शासन था तो परगनों की संख्या 27 थी। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था और परगना व्यवस्था जब यहाँ पे चलती थी, उस समय की बात है
1825 में जो गेन सिंह थे उन्होंने परलकोट का विद्रोह किया था और इनकी मृत्यु हो गई थी, गेन सिंह की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विद्रोह किया था। ये इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्रोह कहा जाता है। क्योंकि इसके पहले हलवा विद्रोह भी हुआ था, लेकिन हलवा विद्रोह अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन परलकोट का जो विद्रोह था गेन सिंह के नेतृत्व में हुआ था और ये स्वतंत्र विद्रोह था, महिपाल के खिलाफ ही था ये विद्रोह। ठीक है, अब जब महिपाल का शासन समाप्त हुआ, 1842 में इनका शासन खत्म हुआ, तो जो अगले राजा थे वो थे भूपाल। इनका शासनकाल 1842 से 1853 के बीच चला। ठीक है, और भूपाल के समय ही दो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। पहला था तारापुर का विद्रोह और दूसरा था मेरिया विद्रोह। मैं जितने भी विद्रोह बताते जा रही हूँ उन सभी को हम एक अलग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से विद्रोह कब कब हुए और किसका किसका नेतृत्व हुआ, किसने उसको पराजित किया, किसने उसे मतलब किसकी विजय हुई, किसकी हार हुई, सभी क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, उसको पूरा हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जो मेरिया और तारापुर विद्रोह था, इसमें भूपाल के जो सौतेले भाई थे दलगंजन सिंह, उसने तारापुर विद्रोह किया था। ठीक है, और ये जो मेरिया विद्रोह था ये मुख्य रूप से दंतेवाड़ा का जो दंतेश्वरी मंदिर है वहां पर नर बलि दी जाती थी, तो उस प्रथा पर रोक लगाने की वजह से मेरिया विद्रोह किया गया था। ठीक है, हिड़मा मांझी नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और मेरिया विद्रोह जो था असफल हुआ। और मेरिया विद्रोह जो है वो मुख्य रूप से मेरिया जनजाति के द्वारा किया गया। मेरिया जो थे वो नरबली के लिए बाध्य व्यक्ति ही थे, मतलब जो लोग स्वयं को नरबली के बाध्य समझते थे वही मेरिया थे। ठीक है, तो ये जो विद्रोह था ये भी असफल रहा। दलगंजन सिंह जो थे वो भूपाल के सौतेले भाई थे और इन्होंने उत्तराधिकार के लिए या तारापुर को एक स्वतंत्र रियासत घोषित करने के लिए यह विद्रोह किया था। तो इसको कैसे याद कर सकते हो? देखो, तारे जो है वो दल में रहते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसे याद कर सकते हो कि तारे जो है वो दल पे रहते हैं, इसलिए तारापुर का जो विद्रोह है वो दलगंजन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो देखिए 1853 तक शासन चला भूपाल का। ठीक है, इसके पश्चात जो राजा आए वो थे भैरव देव। इनका जो शासनकाल था 1853 से लेकर के 1891 तक चला। क्योंकि हम जानते हैं कि 1854 में डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत बहुत सारे राजाओं को, बहुत सारी रियासतों को अंग्रेजी शासन और साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया था। ठीक है, तो जो भैरव देव थे उन्हीं के शासन काल में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष यहाँ पर शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है कि ये अंग्रेजों के अधीन प्रथम राजा थे। और इसी वजह से इस क्षेत्र में पहली बार, ठीक है, पहली बार अंग्रेज अधिकारियों ने यात्रा की। देखो, जब हम कलचूरियों का इतिहास पढ़ते हैं उस समय हमें ये देखने को मिलता है कि जो छत्तीसगढ़ था वो एक संभाग के रूप में मतलब अंग्रेजों के साम्राज्य में शामिल हो चुका था। छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया जा चुका था क्योंकि 1861 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांत का गठन हो चुका था और 1822 में ही उसे एक पृथक संभाग का दर्जा दिया जा चुका था। तो देखिए, ये जो बात थी 1853 से लेकर के 1891 की थी और इसके पहले के जो राजा थे उन्होंने रतनपुर के भोसलों के अधीन मतलब शासन करना प्रारंभ किया था और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी
यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जो भैरव देव थे वो अंग्रेजों के अधीन प्रथम राजा थे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो मतलब अंग्रेज अधिकारी थे वो बस्तर रियासत का भ्रमण करने के लिए, ठीक है, तो प्रथम अंग्रेज अधिकारी जो बस्तर के या बस्तर रियासत के अंदर प्रवेश किए और यहाँ की पूरी यात्रा की वो थे चार्ल्स इलियट। ठीक है, चार्ल्स इलियट जो है वो छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के अधीन प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र की यात्रा की, इस क्षेत्र का भ्रमण किया और उसके पश्चात इन्होंने इस क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित की और इसे अपने राज्य में मिला लिया था। भैरव देव के पश्चात रानी चौरिस का उल्लेख मिलता है। इन्हें छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी के रूप में जाना जाता है। रानी चौरिस के बाद जो राजा बने वो थे राजा रुद्र प्रताप देव, सर्वाधिक शक्तिशाली और एक अत्यंत पढ़े लिखे शिक्षित जो राजा थे वो थे रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव ने बहुत ही छोटी उम्र में इस बस्तर रियासत को संभाल लिया था। करीब 1908 के समय, है ना, 1908 में इन्होंने अपनी शिक्षा राजकुमार कॉलेज जो वर्तमान में रायपुर में स्थित है वहां से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, जिसे शॉर्टकट में आरकेसी भी बोल देते हैं। ठीक है, ये एक स्कूल था या प्राचीन काल में, पुराने जमाने में यहाँ पर कॉलेज मतलब कॉलेज जैसी कोई शिक्षा नहीं थी, सभी लोग यहाँ से एक ही शिक्षा ग्रहण करके निकलते थे पढ़ के। तो जो राजा रुद्र प्रताप देव थे उन्होंने 1908 में यहाँ से पढ़ाई की और उसके पश्चात जस्ट 1908 में ही इनका राज्य अभिषेक कर दिया गया। ये अंग्रेजों के पूर्णतः अधीन हो चुके थे और इसी वजह से इन्होंने अंग्रेजों के यूरोपीय युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसी वजह से इन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, राजा रुद्र प्रताप देव ने अपने शासन क्षेत्र में बहुत सारे कर भी लगाए। पहले प्रारंभ में केवल जैसे नदी घाट पर कर लगता था या खाने पीने की वस्तुओं पर ही कर लगता था, लेकिन इनके समय में और भी बहुत सारे कर लगने लगे, जैसे कृषि पर कर लगने लगे, है ना, घोड़ों पर या हाथियों के जो विक्रय होते थे उस पर भी कर लगने लगे थे। तो कर व्यवस्था जो थी वो बहुत अधिक यहाँ पर बढ़ चुकी थी, बहुत सारी चीजों पर कर लगने लगे थे। रुद्र प्रताप देव के समय में ही एक घटकौनी प्रथा प्रचलित थी। इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है क्योंकि यह स्त्रियों के विक्रय से संबंधित एक प्रथा थी जिसे इन्होंने काफी अधिक बढ़ावा देकर के रखा था। इससे ये पता चलता है कि इनके शासन काल में स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत दयनीय थी, क्योंकि उनका विक्रय, उनका व्यापार किया जाता था। रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर को बहुत समृद्ध शहर के रूप में बदल दिया। उसने जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया, जो आज भी हमें वहां पर दिखाई देता है। मतलब चार चार रास्ते एक जगह पर, एक ही, जैसे हम अभी बोलते हैं कोई टर्निंग पॉइंट रहता, वहां पर से 3-4 ऐसे रास्ते उसने बनाए अलग अलग दिशाओं पर, और इस तरीके से बहुत सारी जगह पर उसने चौराहों का निर्माण किया। इसी वजह से जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है। और ये जो चौराहे हैं वो रुद्र प्रताप देव की ही देन है। जब रुद्र प्रताप देव यहाँ पर शासन करते थे उस समय इन्होंने एक बहुत बड़े पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, रुद्र प्रताप देव की मृत्यु हो जाने के पश्चात इन्होंने क्या किया,
अपनी जो पुत्री थी, चूंकि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, इनकी जो पुत्री थी प्रफुल्ल कुमारी देवी, उन्होंने रुद्र प्रताप की मृत्यु के पश्चात कार्यभार संभाला। राजा रुद्र प्रताप देव का जो कार्यकाल था 1921 तक चलता रहेगा और 1921 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसी बीच में 1910 में एक बहुत बड़ा बस्तर का सबसे ज्यादा क्रांतिकारी विद्रोह हुआ, जिसे कहते हैं भूमकाल विद्रोह। ये जो विद्रोह है बहुत अधिक प्रसिद्ध विद्रोह था और इस विद्रोह में विद्रोहकर्ता के मतलब विद्रोह करने वाले जो नेता थे, है ना, गुंडाधुर, वो बहुत अधिक फेमस हुए थे। इन्हें आज भी जाना जाता है और इसी वजह से इनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ के खेल विभाग के द्वारा गुंडाधुर सम्मान भी दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो भूमकाल का जो विद्रोह है उसका नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था और इस विद्रोह का एकमात्र कारण था यहाँ पर आदिवासियों के हित में या उनके अहित में किया जाने वाला जो शोषण था, वही इसका एकमात्र कारण था। इसके कुछ राजनीतिक कारण भी थे, क्योंकि जो राजमाता थी, है ना, बस्तर रियासत की जो राजमाता थी, जिन्हें ये सोन कुंवर कहा जाता था, और इस रियासत के जो दीवान थे, है ना, कलेंद्र सिंह कहा जाता था जिन्हें, इन दोनों के तिरस्कार की वजह से या इनके अपमान की वजह से यह जो विद्रोह है वो किया गया था। भारी मात्रा में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और लास्ट में गुंडाधुर जो था वो फरार हो गया, लेकिन बहुत सारी सेना जो है वो मारी गई। गुंडाधुर ने इस सेना का नेतृत्व बहुत अधिक किया था, जगह जगह पर जाकर के ये प्रचार किया करते थे और इस विद्रोह के रूप में उन्होंने जो धनुष, तीर और धावड़ा वृक्ष की जो टहनी है और मिर्ची है और धनुष बाण वगैरह बना करके, है ना, मिट्टी के गोले, ये सभी जो हथियार है इन्होंने उपयोग किया था। लेकिन अंततः ये जो विद्रोह है वो सफल नहीं हो पाया और फिर अंतिम में गुंडाधुर को फरार होना पड़ा या वो भागकर कहीं दूसरी जगह चले गए। लेकिन ये जो विद्रोह था सर्वाधिक शक्तिशाली और बहुत अधिक पार्टिसिपेशन की वजह से ये जो विद्रोह है बहुत फेमस हुआ था। रुद्र प्रताप देव की जब मृत्यु हुई 1921 में, तो उनकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी ने यहाँ पे शासन किया। इन्होंने 1922 में अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, इन्होंने मतलब इनका जो विवाह है ना, इनका जो विवाह है कमल भंज के राजकुमार, इनका जो विवाह है मयूरभंज के राजकुमार थे। ठीक है, मयूरभंज के जो राजकुमार प्रफुल्ल चंद भजदेव, प्रफुल्ल चंद या प्रफुल्ल चंद थे वो, है ना, प्रफुल्ल चंद भजदेव इनका सरनेम था। इनके साथ इन्होंने विवाह किया और प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रफुल्ल चंद भजदेव जो है वो यहाँ पर शासन करने लगे। इनके संरक्षण में प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है वो शासन करने लगी, लेकिन इनका जो कार्यकाल था वो अधिक समय तक चल नहीं सका और उसका कारण ये था कि इन्हें एक अपेंडिसाइटिस नामक एक रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई और काफी कम उम्र में ही जो बस्तर रियासत है वो मतलब छिन्न भिन्न होने लगा था। और इसके पश्चात इनके जो पुत्र है उन्होंने शासन किया, लेकिन इनकी जो मृत्यु है वो लंदन में हुई थी, वहां पर ये इलाज करवाने के लिए गई थी। लेकिन आज भी ये असमंजस में स्थिति है, मतलब ये सोचा जाता है कि कैसे इनकी मृत्यु हो गई अचानक से। जब ये यहाँ से गई तो ये स्वस्थ थी, इतनी भी बीमार नहीं थी, लेकिन वहां जाकर के फिर पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रफुल्ल कुमारी देवी ने
या कोई घोषणा नहीं की थी, लेकिन उनके पश्चात उनके जो पुत्र थे, है ना, प्रवीर चंद भंजदेव, ये अगले काकतीय राजा बने और इन्होंने बस्तर रियासत को संभाला। और इसी के पश्चात ये जो रियासत थी वो धीरे धीरे छिन्न होने लगी। ठीक है, जब प्रफुल्ल कुमारी देवी की मृत्यु हुई तो उस समय इनके जो दो पुत्र थे उनमें दोनों में विवाद की स्थिति भी पैदा हो गई थी, लेकिन फिर बाद में दोनों भाइयों के मध्य समझौता हुआ और उसके पश्चात जो प्रवीर चंद भंजदेव थे यही अगले राजा बने। रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी जो थी केवल 12 वर्ष की थी जब उन्होंने यहाँ का राजपाट संभाला था, लेकिन इनकी बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल कुमारी देवी जो थी वो छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका थी। और इसके पश्चात जो प्रवीर चंद भंजदेव थे उन्होंने यहाँ का राजभार संभाला था, जो 1936 से लेकर के 1947 तक चलता रहा, क्योंकि 1948 में भारत संघ में बस्तर रियासत का विलय हो गया था। रियासतों का विलय तो 1947 से ही शुरू हुआ था, है ना। तो उसके पश्चात जो प्रवीर चंद भंजदेव थे एक बहुत कम उम्र के विधायक के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हुए थे। सबसे कम उम्र के विधायक जो थे यही थे छत्तीसगढ़ के। उसके पश्चात इनकी भी मृत्यु जो है वो 1966 के गोलीकांड नामक एक केस हुआ था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जो राजा आए, है ना, वो बस्तर रियासत पर स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करते रहे, लेकिन 1947 में चूंकि ये जो रियासत है वो भारत संघ में शामिल हो गया था, तो उस समय भारत संघ का यहाँ पर शासन प्रत्यक्ष रूप से आ गया। और इसके पश्चात जो राजा हुए वह भी एक प्रतीक के रूप में रह गए हैं कि वो वास्तव में वो बस्तर रियासत के राजा भी नहीं है। जैसे वर्तमान में अभी कमल चंद भंजदेव यहाँ के काकतीय राजा है। ठीक है, इनका जो शासन है वो 1997 से लेकर अभी जो प्रेजेंट में ये अभी भी है। और यहाँ पे बहुत सारे कार्य जो है इन्हीं के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जैसे कि बस्तर का दशहरा या गोंचा पर या बस्तर की जो रथ यात्रा है वो इन्हीं के द्वारा संचालित की जाती है। बस्तर का दशहरा जो है विशेष रूप से काचिन गादी की जो परंपरा शुरू की जाती है, तो उनमें इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि फिर उसके पश्चात जो जोगी मिठाई और माता दत्तेश्वरी की जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो इन्हीं के द्वारा निकाली जाती है।